नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टेलीविजन में। मैं हूं सूरज मोहन झा और कार्यक्रम है लोकतंत्र की चौपाल। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन के लोकसभा में पेश करेंगी देश का बजट। इस बजट से समाज के अलग अलग वर्गों की अपनी उम्मीदें हैं। युवा रोजगार को लेकर वित्त मंत्री से आशा रख रहे हैं, तो व्यवसायी और व्यापारी वर्ग अपने लिए कुछ छूट की उम्मीद कर रहे हैं। कोविड-19 के इस दौर में अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रही। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की ताकि व्यापार और काम धंधे अपनी पटरी पर पहुंचे। तो इस बजट में क्या कुछ होगा, ये उम्मीद हम करेंगे जब 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। लोकतंत्र चौपाल के अपने इस बजट विशेष में हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में, और यहां पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ नागरिक। इनसे जानते हैं 1 फरवरी 2021 को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो देश के वरिष्ठ नागरिकों की क्या है उनसे उम्मीदें। सर, आप हमें बताएं, अगर आप खड़े हो जाएं, आप अपना नाम बताएं और आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से। मैं रिटायर्ड कैप्टन जीपी नैलवाल हूँ। मैं 97 का रिटायर्ड हूँ आर्मी से, और लगातार बजटों को तो देखते ही जा रहे हैं। इस बार के चूँकि आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी कोरोना की वजह से काफ़ी असमानता आ गई है, तो फिर भी जितनी भी हमारी वित्त मंत्री की जो भी होंगी घोषणाएं होंगी, जो भी होंगी, वो उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी सार्थक होंगी। हमारी अपनी जो अपेक्षाएं हैं सीनियर सिटीजन को लेकर के, सामान्य तौर पर रिटायर्ड लोगों के होती है कि उनको डीए टाइम पर मिलता रहे, उनकी जो धनराशि जो कुछ भी बैंकों में या जो भी जिसमें जमा हो उसका ब्याज में कटौती न हो, उनकी आगे की जो ज़िंदगी में इस प्रकार के सहूलियतें की जाए कि ताकि वो अपना आने वाला टाइम सामान्य रूप से, सुचारू रूप से, स्वस्थ रूप से निकाल सकें। सर, आप सेना से रिटायर्ड हैं। वन पेंशन वन रैंक इसी सरकार ने लागू किया था। अब अगर मैं सेना के लिहाज से पूछूं, क्योंकि आप वहाँ से सेवानिवृत्त हैं, तो आपकी क्या उम्मीद है, उनको क्या उम्मीद कर रहे हैं वो लोग? देखो, उनकी उम्मीदें तो ये है, वन रैंक वन पेंशन की कुछ उनकी डिमांडें छूटी हुई हैं, और उन पर एक के बाद कुछ न कुछ करके हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी इन पर टाइम पर उस पर सार्थक निर्णय ले रहे हैं, और हमें आशा है कि वो जो बाकी छूटे हुए पॉइंट भी हैं वो भी उनका भी समाधान निकल जाएगा। आप उम्मीद जता रहे हैं कि जो बचा हुआ है उसका भी समाधान निकल जाएगा। सर, मैं आपके पास आ गया हूँ, बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक दूसरे बुजुर्ग के पास जाते हैं। सर, अपना नाम बताएं, और अगर मैं आपसे जानना चाहूँ एक वरिष्ठ नागरिक के तौर पर आपकी क्या उम्मीदें हैं कि इस बजट में आप लोगों के लिए क्या हो, और जिस तरह से कोविड के बाद अर्थव्यवस्था को एक चोट पहुँची है, युवा वर्ग उससे काफ़ी प्रभावित हुआ है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम HR नौगाई है। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से एज ए सीनियर अकाउंट्स अफसर रिटायर हूँ। तो नया बजट जो हमारा आ रहा है, हमें तो उम्मीद है कि इसमें ये कोविड की वजह से जो बेरोज़गारी ज़्यादा हुई है उसमें युवाओं के लिए रोज़गार के साधन हों, और सीनियर सिटीजन एज मैं एक पेंशनर हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें हमें पेंशन को इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि ये 35-40 साल की सर्विस के बाद जो है पेंशन मिलती है, इस एज इनकम नहीं लेना चाहिए। तो वरिष्ठ नागरिकों की उम्मीदें काफ़ी है इस बजट से जो 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। तो लोकतंत्र की चौपाल के इस बजट विशेष में बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर, अपना नाम बताएं, और अगर मैं आपसे जानना चाहूँ इस बार के देश के बजट से आपकी अपनी उम्मीदें क्या हैं। मेरा नाम नरेश चंद्र डोबरियाल है। मैं वरिष्ठ लेखाधिकारी रिटायर हुआ हूँ दिल्ली सरकार से, और जो आने वाला बजट है, बजट तो हर साल ही आता है और आएगा, तो हमारी प्रमुख यही है कि बजट सब लोगों के जो है ठीक ठाक होना चाहिए, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। जैसे कि हम सीनियर सिटीज़न हैं, हम अपनी बात करते हैं कि हम इतने से उसके बाद अभी भी जो सीनियर सिटीज़न में अगर हमारी थोड़ी सी भी इनकम ऊपर चली जाती है तो हम पूरे टैक्स स्लैब में आ जाते हैं। तो उस पर सरकार या तो सीलिंग्स को बढ़ाए या उस पर बिल्कुल ही टैक्स जो है ना लगाए सीनियर सिटीज़न के मामले में।
बाकियों का तो जो है जैसे हम सर्विस में देते आ रहे हैं, दिए हैं, अब भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि अब वरिष्ठ नागरिक मतलब पेंशन ही हमारा जो है इनकम का सोर्स है और कोई। सर आपसे जानना चाहूँगा, आप दिल्ली सरकार में लेखाधिकारी से सेवानिवृत्त हुए हैं। अगर मैं एक चीज़ रोचक जानना चाहूँ कि चूँकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, समाज कल्याण योजनाएं यहाँ बनती रहती है गरीबों के लिए, लेकिन जिस तरह की नई प्रवृत्ति हम देख रहे हैं, मुफ्त की जो योजनाओं का रहा है उसका बजट पे काफ़ी भार भी पड़ता है। दिल्ली के विशेष तौर पे मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ, आप उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह की योजनाएं रहनी चाहिए? देखिए साहब, मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत मानना है कि ये मुफ्त की योजनाएं बिल्कुल बंद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये सिर्फ वोट का एक वो है, माध्यम बना दिया है कि मुफ्त बांटो, वोट लो। मुफ्त कुछ नहीं होना चाहिए, आप उसको कम कर सकते हैं, मतलब उसकी वो जो है कीमत को, किसी भी चीज़ को, उसकी सीमा को डाउन कर सकते हैं, लेकिन मुफ्त बांटना एक लोगों को बेकार करने के बराबर है। तो ये देखिए, वरिष्ठ नागरिक है, इन्होंने पूरी जीवन जो है वो सरकारी नौकरी में से सेवानिवृत्त हुए हैं और इनका मानना है कि जो मुफ्त की योजनाएं हैं उसको इस तरह नहीं देना चाहिए कि लोगों को ऐसा लगे कि चीज़ें सीधा मुफ्त मिलती हैं, उनका भी योगदान उसमें रहना चाहिए। सर आप अपना नाम बताएं और अगर मैं कहूँ बजट 2021 से आप क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं, और देश के लिहाज से भी जानना चाहूँगा जो कोविड के बाद अभी परिस्थिति बनी है, जिस तरह से हमारे सामने अर्थव्यवस्था के सामने काफ़ी चुनौतियां हैं, रोज़गार की चुनौती भी उभर कर आई है, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसी कोविड के दौरान में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी शुरुआत की ताकि हम आत्मनिर्भर बने। वोकल फॉर लोकल की भी बात उन्होंने कही। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम एस के शर्मा है, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर हूँ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन से। पहले तो मैं अपने इसकी बात करूँगा कि हम पीएसयू से रिटायर हुए हैं और हमारे को कोई पेंशन नहीं है, तो हमें जो फंड मिला हुआ है वो हमने डिपॉजिट करवा रखा है बैंक में। तो बैंक के ब्याज तो डे बाय डे कम होते जा रहे हैं, तो हम कैसे अपना निर्वाह करेंगे आगे के लिए? तो मेरा यही वित्त मंत्री से रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम सीनियर सिटीजन का जो ब्याज है सीमित रखना चाहिए, ताकि हमें हमारा जीवन जो है सुखमय निकले हमारा जो है। दूसरा, कोविड में नो डाउट कि भाई बहुत परेशानी हुई है, पर मोदी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरा भी ये है कि युवाओं को जो है रोज़गार मिलना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है कि, और हाँ, रिटायरमेंट एज का भी मैं एक मेरा सोल्यूशन है, अगर रिटायरमेंट एज कम कर दी जाए तो यंग जनरेशन को नौकरियां मिल सकती हैं। ये इनका एक अच्छा सुझाव है कि अगर रोज़गार के अवसर बढ़ाने का, खासतौर से सार्वजनिक क्षेत्र में, तो ऐसे में रिटायरमेंट की एज थोड़ी कम कर दी जाए ताकि युवाओं को मौका मिले। सर आप अपना नाम बताएं, और मैं अगर बजट के लिहाज से आपसे बात करूं, जैसे मैं सर से भी पूछ रहा था कि कोविड में जो जिस तरह का हमने देखा है कि नुकसान हुआ, बिल्कुल ठहर सा गए, पूरी देश ही नहीं पूरी दुनिया ठहर गई। उसके बाद अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए, समाज को पटरी पर लाने के लिए हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो कई अभियानों की शुरुआत की। आप किस तरह देख रहे हैं और आपकी अपेक्षाएं क्या है? मेरा नाम देवेंद्र कुमार डोबरियाल है, मैं CPWD से रिटायर्ड हूँ। तो मेरा मानना ये है कि जो अभी हमारे पूर्व वक्ता ने भी कहा है कि जो इनकम टैक्स है जो है ये छूट होनी चाहिए इसमें, क्योंकि हम ज़िंदगी भर तो देते ही आए हैं, टैक्स ईमानदारी से पे करते आए हैं। तो हमारी अपेक्षा ये है कि इस बजट में जो है या तो स्लैब बढ़ा दी जाए या इसको कर मुक्त कर दिया जाए, है ना। और दूसरी चीज़ें ये है कि जो सीनियर सिटीजन की जितनी भी डिपॉजिट स्कीम है उन पे इंटरेस्ट रेट कम न किया जाए, चाहे वो FD हो चाहे दूसरी सारी चीज़ें हैं, तो उनको थोड़ा सा मुक्त रखा जाए इस चीज़ से। जैसे वरिष्ठ नागरिक के तौर पर उनका मानना है कि पेंशन पे जो ब्याज है वो इंटरेस्ट, वो जो टैक्स का वो नहीं होना चाहिए, और साथ में तमाम जो उनकी बचत योजनाएं हैं, वो बुजुर्ग अगर उससे करते हैं तो उस पर ब्याज की दरें बढ़नी चाहिए। सर आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आप इस बार बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं सत्येंद्र सिंह 424 शिवम खंड से वसुंधरा, और मेरा मानना है कि जैसे आजकल योजनाएं बन रही हैं तो बुजुर्गों के लिए भी ऐसी योजनाएं बननी चाहिए, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं, ये सारे जगह होनी चाहिए कि मतलब बुजुर्ग घर से निकल नहीं पाते हैं तो एक तो उनको जैसे मेडिकल सुविधाएं ये घर में होनी चाहिए, जैसे फ़ोन करके मेडिकल टीम को बुला सकते हैं चेकअप वगैरह करने के लिए। बात बोली है कि बुजुर्गों के लिए जो सेवाएं हैं, चाहे खासतौर से स्वास्थ्य सेवाएं, वो घर तक पहुंचे ताकि वो किसी पे निर्भर ना रहें। सही बात है, और ये घर से भी थोड़ा
परेशान रहते ही हैं बुजुर्ग, हर एक घरों में ये स्थितियाँ हैं। तो उनके लिए मतलब हर जगह सेवा केंद्र बनाए जाएं जहाँ पे वो अपना उठ बैठ सके। एक ऐसा होता है कि आजकल एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही होता है, तो ये सभी जगह हो, चाहे छोटी हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब उतने बुजुर्ग भी नहीं है कि जो जितनी व्यवस्था न की जा सके, 8, 10, 15 की तो की जा सकती है। अब जैसे यहीं पे देख लो, आप इतने से ही आ रहे हैं, तो ये तो के लिए कोई इतनी बड़ी व्यवस्था की जरूरत है नहीं। तो सर का सुझाव काफ़ी अच्छा था कि जो बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए सेवाएं घर तक पहुंचे, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन देश को और समाज को दिया होता है। तो ऐसे में जब उनकी अवस्था हो जाती है, बुजुर्ग हो जाते हैं, वो किसी पर निर्भर हो जाते हैं, तो वो निर्भरता ऐसी ना रहे, बल्कि देश और राष्ट्र भी अपने इस दायित्व को समझे। सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और अगर आप खड़े हो जाएँ, बजट को लेकर जो आपकी अपेक्षाएं हैं, और हम जो देख रहे हैं जो हालत हैं, कोरोना की वजह से हम देखते हैं अर्थव्यवस्था को काफ़ी एक धक्का पहुंचा था। प्रधानमंत्री मोदी ने उससे उबरने के लिए ही आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की, लोकल फॉर वोकल की बात की, ताकि रोज़गार के नए अवसर बने और लोगों की निर्भरता सरकारी नौकरी पर ही ना रहे, अपने रोज़गार को खड़ा करें, रोज़गार खुद भी अपने लिए बनाएं और दूसरों को भी रोजगार देने वाले बने। आप अपना नाम बताएं और हमें इस विषय पर बताएं। मेरा नाम कृष्ण कुमार कुलश्रेष्ठ है। मैं अभी भी PSU सेक्टर में हूँ। इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी है एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की, उसमें ऊपर मैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा, बाकी सारे लोगों ने, सब विद्वान लोग हैं, उन्होंने अपने अपने व्यू रखे इनकम टैक्स वगैरह के बारे में। वो इशू तो है ही। मेन इशू ये है कि समराइज़ करते हुए कि हमें सरकार को ये देखना चाहिए कि पेंशन इनकम को इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट करे, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो लिमिट, इनिशियल एग्जेम्पशन लिमिट है, वो बढ़ाए आगे जाके। काफ़ी टाइम से उसमें इंक्रीज़ नहीं आया है। तीसरा, एक PSU एम्प्लॉयज़ को जो PF सब्सक्राइबर हैं, उनको एक EPFO से पेंशन मिलती है। उसकी मिनिमम लिमिट वो 3-4 हज़ार रुपये, 2 हज़ार रुपये ऐसे कुछ मिलती है, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होता है उसके आधार पे। तो वो बहुत कम है। उसको बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है, उसमें काफ़ी कुछ काम चल रहा है। कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है कि मिनिमम पेंशन वो 5,000 हो जाएगी, प्लस कुछ हायर पेंशन के भी कोर्ट में केसेस हैं। उस पर डिसीजन हो जल्दी से, ताकि लोग अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट करके। बहुत से लोगों ने बोला कि भाई हम अपना फ़ंड जमा करते हैं, तो सरकार कुछ ऐसी स्कीम लाए कि जो सीनियर सिटीजन है, जब वो रिटायरिंग एज के आसपास आएँ, तो वो भी अपना फ़ंड इन्वेस्ट करके एक सफिशेंट अमाउंट को रिटर्न की फॉर्म में मिल सके। दूसरा, इसमें इशू ये है कि क्योंकि हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत बढ़ती जा रही है, और अगले 10 सालों में, 5 सालों में हेल्थ केयर कॉस्ट कहाँ जाएगी, क्या होगा। जिनका कवर है वो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें अदरवाइज सब्सिडी बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, तो उसके लिए एक प्रोविज़न होना चाहिए। और जो खर्चा है वो सब एग्जैम्प्ट हो, सीनियर सिटीजन का जो हेल्थ केयर के ऊपर है या और दूसरे खर्चे हैं इस तरह। थैंक यू। सर का अच्छा सुझाव था कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको लेकर जो सेवाएं हैं, कम से कम वो कर के दायरे में उसको अच्छा खासा छूट मिले और उसका फ़ायदा जो है वो वरिष्ठ नागरिकों को पहुंचे। सर, अगर आप खड़े हो जाएं, आप अपना नाम बताएं। और मैं अगर बात करूं, जैसे बजट में सबकी बात हो गई, कुछ लोगों ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को कर में छूट मिलनी चाहिए और स्वास्थ्य सेवाएँ और चीज़ें होनी चाहिए। ये सब बातें ठीक है, होनी चाहिए, इसमें कोई नकार नहीं सकता। लेकिन अगर हम कहें अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौती है, हम देख रहे हैं सामाजिक कल्याण योजनाएं चली रही हैं, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना, और हम देख उज्ज्वला योजना। इस कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त अनाज भी वितरित किया गया है पूरे देश भर में। खर्चा काफ़ी है। सरकार, आपको लगता है इस बार बजट में लोक कल्याणकारी योजना या मुफ्त की स्कीम पर ज़्यादा जोर देगी, या इस पर कुछ कठोर कदम होंगे ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आए? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह भंडारी है। मैंने 16 साल पहले ऑटोनोमस बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से VRS लिया था, और तब से मैं अपना स्वयं का व्यवसाय कर रहा हूँ। पर उसमें भी काफ़ी दिक्कतें, उस टाइम जो हमें पैसा मिला था, उस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा था, तो हमारा गुजारा हो जाता था अच्छी तरह से। अब सरकार उस रेट इंटरेस्ट को धीरे धीरे कम करती जा रही है। उससे फिर यह है कि हम लोगों के लिए अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। और जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, जो PF का पेंशन है हम लोगों का, PSU में ज़्यादातर PF का पेंशन है, वो सरकार के पास फंड है PF के पास, पर सरकार के पास ये क्षमता नहीं कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे। तो हम चाहते हैं कि वो जो उसको लंबित करे जा रहे हैं, उस पर जल्दी से सरकार अपना निर्णय दे। और फिर जो ये है सीनियर सिटीजन के लिए कोई भी इनकम टैक्स का प्रावधान नहीं होना चाहिए। जो हम लोगों को पेंशन आ रही है, जो हमारे डिपॉजिट के पैसा हमें आ रहे हैं, वो टैक्स फ्री होना चाहिए। अच्छा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट होनी चाहिए, समझ में आया, लेकिन अर्थव्यवस्था के सामने चुनौती है कोरोना के कारण, तो आप किस तरह से निपटे फिर? उसमें सरकार ने जो अभी तक काम किया है, खासकर मोदी जी ने,
जो लोगों को, गरीबों को राशन व्यवस्था हो रही बहुत अच्छा है। पर उसमें ये चीज़ है कि लोग राशन कार्ड लेने 75,000 की मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, 25,000 का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। उन बजाय वो देखें कि इसको ज़रूरत है कि नहीं है, ज़रूरतमंद आदमी लोगों को दिया जाए। उसमें बहुत सारे फर्जीवाड़ा भी हैं, तो सरकार उसको देखे। अच्छी बात है, गरीबों का हक मिलना चाहिए। और उनको हर घर में जो लोग अभी हमारे श्रमिक थे वो विस्थापित हुए हैं, उनको उनके अपने होम स्टेट में रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। बिल्कुल। तो अभी जब हमने कार्यक्रम के अपने पहले चरण में बजट विशेष में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के वरिष्ठ नागरिकों के साथ बात की है, तो जो मुख्य बात निकल के आई, जो इनके पेंशन है उसे आयकर की छूट में का दायरा उसका बढ़ना चाहिए। इनको लेकर जो सामाजिक योजनाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसको बढ़ाना चाहिए। और साथ में अच्छे सुझाव भी इन्होंने दिए हैं कि सरकार की नीयत अच्छी है, लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ कठोर कदम भी उठाने की ज़रूरत है। तो लोकतंत्र की चौपाल में अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और अपनी चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। लोकतंत्र की चौपाल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज लोकतंत्र की चौपाल में हम बात कर रहे हैं बजट की, जो 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश करेंगी। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में हूं, जहां मेरे साथ वरिष्ठ नागरिक मौजूद हैं और इनसे हम बजट के विषय में बात कर रहे हैं। बजट को लेकर वरिष्ठ नागरिकों की अपेक्षाओं को लेकर बात हो रही है और साथ में बात हो रही है इस बार बजट कैसा हो जब कोरोना के साए में अर्थव्यवस्था काफी सहमी हुई है। तो आइए बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर, अगर आप खड़े हो जाएं, पहले अपना नाम बताएं। और अगर मैं आपसे पूछूं, बजट को लेकर आपने तमाम यहाँ वक्ताओं की बातें सुनी, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके अपने मांग थी कि जो पेंशन में छूट मिले। इसके अलावा मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, बजट को लेकर आप क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं? मेरी अपेक्षा है कि सरकार को मालूम है कि ये सीनियर सिटीजन है और सुपर सीनियर सिटीजन है, उनकी संख्या क्या है। आज भारत की आबादी में 20% ऐसे लोग हैं जो सीनियर सिटीजन हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है। और उसमें से करीब 20% से ज़्यादा लोग हैं जो मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली उनको देखने वाला कोई नहीं है। ये बुढ़ापे में मेडिकल कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आता है, जो फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है। जिनको कोई प्रोविज़न नहीं मिला, मैं काफ़ी ऊंचे ओहदे से रिटायर्ड हुआ आदमी हूँ, इंजीनियर था, कोई पेंशन नहीं मिलती है क्योंकि प्रोविज़न नहीं था। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। ऐसे क्या जाने कैसे लोग गुजर करते होंगे, कैसे होंगे। मेरे दोस्त जो थे, फैमिली अगर ऐसी है कि आपको सपोर्ट कर दे तब तो चलेगा। और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई देखने वाला नहीं है। बेटा रिक्शा चलाता है, बाप को कौन खर्च करेगा, अपने साथ कैसे रखेगा। तो सरकार को सब आंकड़ा मालूम है। अब डिपेंडिंग ऑन क्या उनका प्रोविज़न है और कितना वो सस्टेन कर सकते हैं, सरकार इसको और बढ़ाए सीनियर सिटीजन के लिए और सोचे कि क्या किया जा सकता है। अभी हम जहाँ चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लोग सरकारी सेवा से ही सेवानिवृत्त हुए हैं, तो शायद वो एक आर्थिक सपोर्ट इनके पास मौजूद है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा बिंदु छुआ, जिनकी पेंशन नहीं है और जो इन सेवाओं से नहीं निकले हैं और उनके साथ जो दिक्कतें होती हैं, उस विषय में भी सरकार को खास ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को इन्होंने छुआ था। सर, आप खड़े हो जाएं और आप अपना नाम बताएं। और मैं अगर आपसे जानना चाहूँ बजट को लेकर, आप क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इस बार जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी देश का, तो उसके में आपके लिए क्या खास हो? बजट तो जो भी आएगा ठीक ही आएगा, परंतु जो है ना पब्लिक का जो मार्केटिंग का है ना, क्योंकि मार्केट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वो सबके हित के लिए है ना। और रोज़गार है नई पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए उसको रोज़गार दिया जाए किसी न किसी ढंग से, है ना।
बाकी अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जैसे देखिए सरकारी नौकरियाँ दिनों दिन कम हो रही हैं, जो मार्केट का दबाव है उसको देखते हुए, ऐसे में अगर हम बात करें, जैसे प्रधानमंत्री मोदी स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, उन्होंने मुद्रा योजना, स्टैंड अप स्कीम की शुरुआत की ताकि देश के जो युवा है अपना रोजगार खड़ा करें, आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की, तो आपको लगता है इसे बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी स्कीम है। आपको लगता है इसे आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल। ठीक है, तो इनका कहना है कि रोजगार के अवसर बढ़ना चाहिए और जो प्रधानमंत्री मोदी स्वरोजगार की बात करते हैं उसको लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सर, अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं रोजगार को लेकर, कि देश में जो सरकारी नौकरियां हैं वो कम हो रही हैं और जिस तरह से हम उदारीकरण का दौर देख रहे हैं, मार्केट ओरिएंटेड हो गए हैं, ऐसे में नौकरी के अलावा खुद भी, क्योंकि हम सेवा क्षेत्र में ज़्यादा निर्भर रहते हैं, आपको लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग में हमें आगे आना चाहिए और खुद का व्यवसाय खड़ा करना चाहिए ताकि हम खुद के लिए भी रोज़गार बनाएं और दूसरों के लिए भी नए रोज़गार के अवसर पैदा करें? आवश्यक पॉइंट है। ऐसा है कि सरकारी नौकरियों के ऊपर ही हमें निर्भर रहना ये उचित नहीं है। जो योजनाएं चल रही हैं प्रधानमंत्री द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो चल रही हैं, स्वरोजगार वाली योजनाएं चल रही हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और हमें उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए ताकि हमारा स्वयं का हम एक व्यवसाय कायम कर सकें और अपनी आगे वाली पीढ़ियों को उसमें लगा सकें ताकि वो बिल्कुल आत्मनिर्भर हो जाएं। तो ये आत्मनिर्भर जो योजना बना रखी हैं वो सब इसमें एक सहायक है। दूसरी बात ऐसी है, हम लोग वरिष्ठ नागरिक में हैं, तकरीबन सभी में आप लोगों ने जो वार्ताएं जो हमारे वक्ताओं ने कही हैं वो सब के सब या तो सरकारी नौकरियों से रिटायर्ड हैं या प्राइवेट से सेक्टर से रिटायर्ड हैं। किसी को पेंशन मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। और महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें, हमारे जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं आपको 60 से 80% समाज सेवा के कार्यों में जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने जो पहले अपना समय सरकार को या किसी व्यवसाय या जो भी व्यावसायिक संस्थान को दिया है उसके अलावा अब यहाँ आकर के वो समाज की सेवा से भी जुड़े हुए हैं। मैं स्वयं योग से जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय योग संस्थान हमारी एक संस्था है, मैं उससे जुड़ा हूँ और हम लोग भी यहाँ हर पार्कों में जा करके केंद्र को चलाते हैं और लोगों को योग की शिक्षा देते हैं ताकि लोग एक जीवन जीने का अंदाज सीख सकें। तो जिस तरह से हमने देखा है कि योग चूँकि हमारी प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, उसको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने उसे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है, संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करवाया और बजटीय आवंटन विशेष तौर पर होता है इसको लेकर, तो आप उससे खुश हैं? आप चाहते हैं कि उसमें कुछ और भी चीज़ें जुड़ें? खुश तो हैं, देखो ये तो बहुत अभी एक अंतर्राष्ट्रीय हो गया, हमारी संस्कृति विश्व में जा रही है, ये तो सर्वविदित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु हमारा कहने का मतलब है इस प्रकार जो एक विशेष पॉइंट जो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो विशेष हो कि जो हमारे समाज सेवा में जो वरिष्ठ नागरिक जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर जो एक आर्थिक दबाव आ जाता है, सब ने तकरीबन सारे वक्ताओं ने ये बात आपको बताई है कि उनकी पेंशन में या तो उनको इंटरेस्ट में गड़बड़ उनको ज़्यादा देना पड़ रहा है या उनका TDS कट जाता है या उन्होंने जो भी पैसा अपना जहाँ भी इन्वेस्ट कर रखा है उस पर इंटरेस्ट घटता जा रहा है। तो ये एक समस्या बनती जा रही है। उसकी तरफ ध्यान देने की तरफ हम वित्त मंत्री से हमारा अनुरोध है कि इस पर ध्यान दिया जाए कि सीनियर सिटीजन के ऊपर। बाकी हम ये नहीं कह रहे हमको मुफ्त में दो या वो नहीं, मुफ्त वाली बात नहीं। हम ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि ये नहीं कह रहे कि बुजुर्गों को चीज़ें मुफ्त में दो, लेकिन विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि इन्हीं वरिष्ठ नागरिकों ने अपना पूरा जीवन सेवा में लगाया है, चाहे वो जिस विभाग में वो थे उसकी रही हो या राष्ट्र या राज्य की रही हो। तो ऐसे में इस अवस्था में आकर जब इनकी निर्भरता हो जाती है उसमें इनको खास ध्यान की ज़रूरत है। सर, अच्छा सर, यहाँ हम अपनी चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर अपना नाम बताएं। और सतीश चंद्र शर्मा है और मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हॉस्पिटल से रिटायर हुआ हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। इस इलाके में एक मिनट जरा मेरे क्वेश्चन आंसर सुन लीजिए पूरा। सबसे बड़ी बात है कि इतने सीनियर सिटीजन है यहाँ पे, इतने बच्चे हैं, इतनी बहनें हैं, माता जी हैं, यहाँ पे कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, कोई PSC नहीं है,
किसी बच्चे को बीमार हो जाए तो सब प्राइवेट डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी रोजगार वगैरह तो ये ठीक है, ये भी होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हेल्थ प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन क्या कुछ होना चाहिए। कैसे, जो बच्चे गर्भवती माता है उनको देखभाल के लिए पीएचसी चाहिए होती है, हम बुजुर्ग लोग हैं हमें डिस्पेंसरी चाहिए होती है, और कई लोगों को रेफरल हॉस्पिटल चाहिए होते हैं। कोई सुविधा नहीं है इस तरह की। रोजगार और ये बातें तो बात की बात है, जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो हम सब कुछ कर लेंगे। तो सबसे पहला उठाइए मुद्दा कि यहाँ पे पीएचसी बननी चाहिए, उसके बाद थोड़ा रेफरल हॉस्पिटल छोटा बनना चाहिए, उसमें बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए। और यहाँ पे कोई सरकारी स्कूल भी नहीं है, इतने बड़े इलाके में 12वीं तक का कोई स्कूल नहीं है। गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, बर्तन मांजते हैं, 5वीं तक पढ़ते हैं, फिर घर में बैठ जाते हैं। तो इन सब के लिए ये सब बातें बहुत जरूरी है। सर, एक बहुत अच्छा विषय जो क्षेत्रीय विषय है वो उठाया। इस क्षेत्र में सरकारी अस्पताल और सरकारी विद्यालय की कमी है, उसको लेकर उन्होंने अच्छा बिंदु उठाया कि जो गरीब है वो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, या फिर गरीब लोग जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के महंगे अपने इलाज में खर्च नहीं कर सकते, तो उनके लिए सरकारी अस्पतालों की ज़रूरत है। और गरीबी और अमीर की क्या बात है, कोई भी अगर जाना चाहे तो सरकारी अस्पताल होने चाहिए। सर, आपसे हमने पहले भी बात की थी, अगर हम बुजुर्गों की सुविधाओं के अलावा बात करें तो आपको लगता है जो चाहे रोज़गार के क्षेत्र में बात हो, हम देख रहे हैं कि कोरोना की चुनौती है, उसके बावजूद कई तरह की योजनाएं ऐसी हैं जिनमें पैसा लग रहा है और देश को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। अगर हम देखें राष्ट्रीय राजमार्ग के क्षेत्र में भी काफ़ी तरक्की हो रही है। उड़ान योजना के तहत हम देख रहे हैं जो छोटे छोटे शहर थे वहाँ आवागमन के लिए बहुत समय लगता था ट्रेन या सड़क मार्ग से, वहाँ भी उड़ान योजना के तहत हवाई कनेक्ट किया गया है ताकि लोग जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। आपको क्या लगता है? नहीं, सरकार तो इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रही है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है। इवन रिमोट एरिया में देखो, हर गांव में लगभग सड़क पहुंच चुकी है, बिजली पहुंच चुकी है। लेकिन अब ये जो है कोरोना के चक्कर में कुछ लोग जो अपने होम टाउन में गए हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए उनको स्वरोजगार की योजनाएं चलाए। जो खेती, जिनके पास खेती है वो खेती में उनको नए बीज, खाद और उनको नई गाइडेंस दे ताकि वो अपनी खेती पे अच्छा उत्पादन कर सके। वह ये चीज़ें गवर्नमेंट। चलिए सर, मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे सर ने कहा कि हमने देखा कोरोना के समय पे बहुत बड़ी आबादी ने पलायन किया था अभी, तो उनको लेकर उनका सुझाव था कि स्वरोजगार की योजनाएं शुरू की जाए। हमने देखा स्वरोजगार की योजनाएं तो सरकार के द्वारा काफ़ी शुरू की गई हैं। अब उनका क्रियान्वयन किस तरह हो, लोग अपने अधिकार को कैसे पहचाने, बैंक से लोन लेना हो या, तो आपको लगता है कि जो जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ मौजूद हूँ, आप लोग एक पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी सेवाओं से रिटायर हुए हैं, तो बुजुर्ग जो पढ़े लिखे हों उनकी सेवाओं का लाभ हम इस तरह ले सकते हैं कि जो गरीब हैं, जो अशिक्षित हैं, उनको जब केंद्र की सरकार की इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं को समझाने, प्रचार प्रसार में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उस बुद्धिमत्ता का, उस अनुभव का इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है ये, क्योंकि कईयों को तो पता ही नहीं है कि मोदी जी ने क्या क्या स्कीमें चलाई हुई हैं। बैंकों में जाओ तो बहुत अच्छी स्कीमें चलाई हैं, तो उनको पता ही नहीं है। तो अगर ये चीज़ें अगर हमारे को अगर इनिशिएट किया जाए बुजुर्गों द्वारा और सीनियर सिटीजन द्वारा, तो हम उनको समझा सकते हैं और वो कुछ ना कुछ उसमें प्रगति जरूर होगी। तो आज लोकतंत्र की चौपाल में हम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले में मौजूद थे, जहां हमारे साथ बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक मौजूद थे और जिनमें से ज़्यादातर लोग सरकारी सेवाओं से ही रिटायर्ड हुए थे, इसलिए बजट की बारीकियों को भलीभांति समझ रहे थे। उनकी अपनी अपनी मांगे थी, उसमें उनका कहना था जो पेंशन मिलती है उसमें उसके आयकर में छूट होनी चाहिए, तमाम जो योजनाएं या उनको सेवाएं हों उसको जो है उसमें आसानी हो, और साथ में उनकी जो सेवा, जो उनकी सेविंग्स हैं, जो बचत है, उसमें ब्याज की दरें बढ़ाई जाएं। साथ में उनका अच्छा सुझाव था कि जो बुजुर्ग पढ़े लिखे हैं और जो अभी समाज को देने योग्य उनके पास अनुभव बचा हुआ, तो उस अनुभव का लाभ सरकार को लेना चाहिए। तो आज लोकतंत्र की चौपाल में इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी जगह बजट विशेष के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।